हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोइट्री है मिल्टन दोस शुड्स वी लिविंग, इसकी मैं समरी डिस्कस करने वाली हूँ और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस पोइट्री के इस चैप्टर से। और ये पोइट्री आपके यूनिवर्सिटी के कौन से यूनिट में दी गई है और कौन से एमए के कौन से ईयर में या फिर बीए के कौन से ईयर में दी गई है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरे वीडियोस आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। इंट्रोडक्शन देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ सोनेट लंदन 1802 इज़ अ पैशनेट अपील टू द स्पिरिट ऑफ जॉन मिल्टन। और ये विलियम वर्ड्सवर्थ की जो कविता है लंदन 1802, एक लंबी कविता, उसमें जॉन मिल्टन की आत्मा को पुकारा जाता है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ्स disappointment with the moral and spiritual decay of England in the early 19th century। और ये जो पोएम है 19th सेंचुरी की शुरुआत में इंग्लैंड में जो भी नैतिक और आध्यात्मिक पतन थे उसके प्रति वर्ड्सवर्थ की निराशा को दिखाता है ये पोएम। जब जॉन मिल्टन एक इंग्लिश पोएट थे और जो कि बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। वो एक अच्छे कवि ही नहीं, खुद में भी वो एक बहुत अच्छे इंसान रहते हैं। तो वो उन्हीं को वर्ड्सवर्थ याद करते हैं कि काश वो आते। और ये जो इंग्लैंड में अभी लोग बहुत ज़्यादा ही सेल्फिशनेस उनके अंदर आ गया है, छल कपट धोखा और स्वार्थ भर गया है। तो वो सब चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाए, कोई अच्छा इंसान आता जो संत की तरह रहता। तो वो जॉन मिल्टन को बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ और वो उन्हें पुकारते हैं। तो उससे के ऊपर बेस्ड है ये पूरी पोएम। The great he calls upon Milton, the great English poet and moral figure, to return and guide the nation back to righteousness। और जैसे कि मैंने बताया कि वो मिल्टन को पुकारते हैं जो कि एक महान इंग्लिश पोएट हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं। उनको वापस बुलाना चाहते हैं जो कि वो वापस आए और इस जो देश में लोगों को धर्म की ओर वापस जाने में मार्गदर्शन दें। ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रार्थना है जॉन मिल्टन की आत्मा से। अब इसकी मेन बॉडी देखते हैं। वर्ड्सवर्थ बिगिंस विद एन एक्सक्लेमेटरी क्राई। एक्सक्लेमेटरी क्राई मीन्स कि वो एक बहुत ही चिल्ला करके जो रोया जाता है, विलाप करना, ये उस तरीके से रोते हुए इस पोएम की शुरुआत करते हैं। जैसे मिल्टन, उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन आप लोग देख सकते हैं जो कि इमोशंस को दिखाता है। तो मिल्टन, दो शुड्स बी लिविंग एट दिस और इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी। इसका मतलब होता है कि मिल्टन, आपको ज़िंदा होना चाहिए था इस वक्त, इंग्लैंड में तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। These lines show his deep concern for the moral and cultural decline of his country। और ये जो लाइनें हैं वर्ड्सवर्थ की एक गहरी चिंता को दिखाता है उनके देश में हो रहे नैतिक और सांस्कृतिक पतन के प्रति। इंग्लैंड वंस फेमस फॉर हर वर्च्यू, फ्रीडम, पावर एंड नोबल कैरेक्टर हैज़ नाउ बिकम सेल्फिश एंड स्पिरिचुअली वीक। किसी समय इंग्लैंड बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था अपने सच्चाई, अपनी स्वतंत्रता, अपनी शक्ति और अपनी आदर्श चरित्रों के लिए काफ़ी फेमस हुआ करता था, जो कि अभी वो सेल्फिश हो गया है और वो आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर हो गया है। द पोएट क्रिटिसाइज द इंग्लिश पीपल फॉर लूजिंग देयर सेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी। और यहाँ पे कवि जो अंग्रेजी लोग हैं उनकी आलोचना करते हैं कि वे अपने जो सामाजिक कर्तव्य हैं
वो भूल गए हैं, उनका सामाजिक कर्तव्य खो रहा है। Instead of working for the good of the nation, they have become too focused on material gain। और अपने राष्ट्र की अच्छाई के लिए काम करने के बजाय वो लोग जो भौतिक लाभ हैं उसको पाने पे ज़्यादा ही फोकस हो गए हैं। वर्ड्स Wordsworth used strong words like stagnant and fain or dirty swamp to describe the moral condition of the people। और वहाँ इंग्लैंड में उस समय लोगों की जो नैतिक स्थिति थी उसको दिखाने के लिए वो एक स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे स्टैगनेंट यानी आलसी, फेन मतलब कि एक गंदा दलदल, जो कि गंदा सड़ा हुआ है, वो उससे मतलब इतनी बुरी कंडीशन हो गई है लोगों की, वो ऐसे वर्ड्स स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करते हैं। ही प्रेज मिल्टन एज अ मैन ऑफ प्योर सोल, नोबल थॉट्स एंड हाई मोरल वैल्यूज़। और वे मिल्टन की प्रशंसा करते हैं कि वो एक शुद्ध आत्मा और आदर्श विचारों वाले एक उच्च नैतिक मूल्यों के व्यक्ति हैं, उनकी उनकी तुलना करते हैं। ही सीज मिल्टन्स वॉइस वॉज लाइक द साउंड ऑफ द सी। वे कहते हैं कि मिल्टन की जो आवाज़ थी वो एक समुद्र की आवाज़ की तरह थी, पावरफुल एंड मैजेस्टिक, जो कि शक्तिशाली और आलीशान होती है। समुद्र की आवाज़ तो आप लोग जानते ही होंगे कि वो तो हर किसी को पसंद आएगी। तो वो वैसी आवाज़ जो अपने में शांत रहती है और गहराई को समेटे हुए समाये हुए रहती है, तो कुछ वैसी तुलना करते हैं मिल्टन की आवाज़ से। हिज लाइफ वॉज गाइडेड बाय ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी एंड डिसिप्लिन। मिल्टन सेक्शन और यहाँ पे उनका जो जीवन रहता है वो मानवता और सादगी से मार्गदर्शित रहता है और अनुशासन से मार्गदर्शित होता है। मिल्टन सेक्शंस वर लाइक गॉड्स विल एंड ही वॉज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ बोथ ड्यूटी एंड ह्यूमैनिटी। और मिल्टन के जो भी काम होते थे वो भगवान की इच्छा की तरह होते थे, यानी उनके काम बहुत अच्छे होते थे। एंड ही वॉज और वो हमेशा ही अपने कर्तव्यों और मानवता के प्रति सचेत रहते थे। तो ओवरऑल इस पैराग्राफ में मिल्टन की तारीफ की गई है। वर्ड्सवर्थ यूजेस रिच नेचुरल इमेजरी टू कंपेयर मिल्टन्स कैरेक्टर, और उनके मिल्टन के चरित्र की तुलना करने के लिए वो कुछ नेचुरल इमेजरी यहाँ पे यूज़ करते हैं, प्राकृतिक कल्पना, जैसे कि प्योर एज द स्काई मतलब आसमान की तरह शुद्ध, मैजेस्टिक लाइक द सी और समुद्र की तरह आलीशान विशाल कह सकते हैं, काम लाइक अ स्टार और तारे की तरह शांत। दिस इमेज सजेस्ट दैट मिल्टन हैड बोथ इमोशनल डेप्थ एंड स्पिरिचुअल क्लैरिटी। और ये जो इमेज हैं वो दिखाते हैं कि मिल्टन के पास भावनात्मक गहराई और आध्यात्मिक स्पष्टता दोनों ही थी। ही वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट पोएट बट ऑल्सो अ मोरल टीचर whose example could uplift an entire nation। जो कि सिर्फ एक महान कवि ही नहीं थे बल्कि एक नैतिक शिक्षक थे, जिसका कि एग्जाम्पल पूरे राष्ट्र का उत्थान कर सकता है। अब देखते हैं लैंग्वेज एंड इमेजरी कि वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम में कौन सी भाषा और कल्पना का यूज़ किया है। Wordsworth used rich and thoughtful language to communicate his emotions and ideals। वर्ड्सवर्थ ने एक समृद्ध और विचारशील भाषा का प्रयोग किया है अपने भावनाओं को दिखाने के लिए, इसमें भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और अपने आदर्शों को व्यक्त करने के लिए। सम की फीचर्स इंक्लूड, और कुछ यहाँ पे कुछ फीचर्स इंक्लूड हैं, यहाँ पे कुछ प्रमुख देख सकते हैं हेडिंग्स हैं।
एलिवेटेड लैंग्वेज यानी कि एक उच्च स्तर की भाषा। द पोएम यूज्स फॉर्मल नोबल डिक्शन, जो कि एक फॉर्मल लैंग्वेज का इसमें यूज़ हुआ है, और नोबल डिक्शन है यानी कि थोड़ी सी टफ बोल सकते हैं ऐसी लैंग्वेज है। आदर्श शब्दावली, ये कहना सही रहेगा। लाइक सोल, ड्यूटी, इनवर्ड हैप्पीनेस, जैसे कि आत्मा, कर्तव्य, आंतरिक खुशी, टू मैच मिल्टन्स हाई मोरल कैरेक्टर। मतलब ये सारे हाई लेवल के लैंग्वेज इसलिए यूज़ किए उन्होंने, जैसे कि वो मिल्टन के हाई जो उच्च नैतिक चरित्र है उसको वो मेल खाए, इसलिए। नेचुरल इमेजरी, प्राकृतिक कल्पना देखते हैं। मिल्टन्स सोल इज़ कंपेयर्ड टू एलिमेंट्स ऑफ नेचर, और मिल्टन की जो आत्मा है वो प्राकृतिक तत्वों से उसकी तुलना की गई है। प्योर एज द नेक्ड हेवेंस, जैसे कि एक नग्न आकाश की तरह शुद्ध, और मैजेस्टिक एज द सी, समुद्र की तरह विशाल, काम एज अ स्टार, तारे की तरह शांत। दिस इमेज शो मिल्टन्स प्योरिटी, स्ट्रेंथ एंड पीसफुल इन्फ्लुएंस। और ये जो इमेज हैं, जो कल्पनाएं हैं, वो मिल्टन की पवित्रता, शुद्धता, शक्ति और ये शांतिपूर्ण प्रभाव को दिखाता है। इमोशनल टोन दिखते हैं। इस पोएम में इमोशनल टोन है, जैसे कि द टोन इज़ अ मिक्स ऑफ एडमिरेशन, मॉर्निंग एंड अर्जेंसी। और ये इसमें जो टोन है वो प्रशंसा है, तारीफ है मिल्टन की, शोक भी है उनके डेथ पे, एंड अर्जेंसी, जो कि तुरंत चाहिए, ये चीज़ें भी दिखती है कि आपकी तुरंत ज़रूरत है। मिल्टन ऐसा वर्ड्सवर्थ दिखाते हैं इसमें। मिक्सअप है इन सब चीज़ों का। वर्ड्सवर्थ साउंड्स बोथ रिस्पेक्टफुल एंड डिस्परेट एज ही बेक्स फॉर मिल्टन्स रिटर्न। और यहाँ पे वर्ड्सवर्थ एक रिस्पेक्टफुल यानी कि उनकी बहुत ही उनका सम्मान करते हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं, और हताश भी दिख रहे हैं, दोनों मिक्स दिख रहे हैं एक साथ। और जैसे कि वो मिल्टन की वापसी की वो भीख मांगते हैं इसमें, तो यानी कि वो बहुत ज़्यादा ही मिल्टन की डेथ से दुखी हैं और उनको वो वापस चाहते हैं। मेटाफोर एंड सिंबलिज्म, यानी कि इसका मीनिंग ये है कि जैसे किसी चीज़ की किसी दूसरे चीज़ से कंपेयर करना, तुलना करने की, ये चीज़ उसके जैसी है। जैसे इंग्लैंड इज़ सिम्बलाइज्ड एज अ स्टैगनेंट स्वैम्प, जैसे इंग्लैंड को एक ठहरे हुए दलदल से तुलना किया गया है कि इंग्लैंड एकदम ठहरा हुआ दलदल है, जो कि इंडिकेटिंग मोरल डिक्लाइन, जो कि उनके नैतिक पतन को दिखाता है। मिल्टन बिकम्स अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल एंड नेशनल सैल्वेशन, और यहाँ पे मिल्टन एक आध्यात्मिक और राष्ट्र के उद्धार के उद्धारक बन जाते हैं, जो राष्ट्र को उस बुराइयों से बचाएंगे, एक संत की तरह ऐसा उनको दिखाया गया है। द लैंग्वेज एंड इमेजरी टुगेदर, ये जो भाषा और कल्पना है एक साथ, क्रिएट अ पावरफुल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इंग्लैंड्स प्रेजेंट डिके एंड मिल्टन्स नोबेल पास्ट, और जो कि एक शक्तिशाली अंतर को दिखाते हैं, जो इंग्लैंड की अभी वर्तमान पतन है, और जो मिल्टन के पास्ट में जो अच्छी थी, नोबेल पास्ट जो एक अच्छा अतीत था, उन दोनों के बीच में अंतर को दिखाता है। कंक्लूजन देखते हैं। In London 1802, वर्ड्सवर्थ mourns the fall of national character, जो कि राष्ट्र के चरित्र के पतन पे शोक मनाते हैं वर्ड्सवर्थ, एंड लुक्स टू द मोरल पावर ऑफ द पास्ट टू इंस्पायर रिन्यूअल, और नैतिक अतीत के नैतिक शक्तियों की ओर देखते हैं, जो कि
नवीनीकरण के लिए प्रेरित करता है, मतलब फिर से उसके निर्माण के लिए। Through elevated language and strong natural imagery, he uh, not only praised Milton but also indirectly criticized his own society। और वर्ड्सवर्थ ने एक उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग करके और एक प्राकृतिक कल्पना का स्ट्रॉन्ग प्रयोग करके वो सिर्फ मिल्टन की तारीफ नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने खुद की सोसाइटी की आलोचना भी करते हैं। जो सोसाइटी में बुराइयां आ गई थी उस पे वो आलोचना भी करते हैं। The poem serves as a reminder that true greatness comes not from wealth or power, but from virtue, discipline and moral clarity। और ये जो कविता है वो हमें याद दिलाता है कि जो सच्ची महानता है वो सिर्फ पैसे और पावर से नहीं है, बल्कि सच्चाई से, अनुशासन से और नैतिक स्पष्टता से है। हमारी डिस्कशन यहीं पे एंड होती है गाइज़। और आप लोगों को ये डिस्कशन कैसी लगी? मैं ट्राई करती हूँ कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को ये पूरा चैप्टर और आंसर समझ में आ जाए, ताकि आप लोग इस वीडियो में ही समझ करके एक बार में आपका ये आंसर रेडी हो जाए और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सको। मेरा यही रहता है। और मैं मेरे दिमाग में एक बुक वाली हिंदी आती है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि आपको थोड़ी सी बोल चाल वाली हिंदी में समझाऊँ, ताकि वो आपके दिमाग में इजीली समझ में आ जाए और फिट हो जाए और एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिख सको। थैंक यू। और आप लोगों को कैसे लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाय बाय।